सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई। पार्टी के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, जिनके समर्पण और कड़ी मेहनत ने इस जीत को संभव बनाया। ये लिख रहे हैं यहां पर राहुल गांधी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी केरल को अपना घर मानते हैं। इस बार जब वायनाड में जीती हुई सीट उन्होंने छोड़ी तो प्रियंका गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया और प्रियंका भी अब न केवल वायनाड बल्कि पूरे केरल में कांग्रेस को मजबूत कर रही हैं। अब नगरीय निकाय चुनावों के पहले भी प्रियंका गांधी केरल में काफी सक्रिय रही और इसका नतीजा अब दिख रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ इस बार शहरी इलाकों में मजबूत होकर उभरा है और उसने कोच्चि और त्रिशूर नगर निगम में जीत हासिल की है। वहीं सत्तारूढ़ एलडीएफ के लिए इस बार खतरे की घंटी बजी है। बीजेपी केरल में कांग्रेस से फिर पिछड़ गई है, लेकिन तिरुवनंतपुरम निगम में उसने बड़ी जीत हासिल की है। 101 सदस्यीय निगम में बीजेपी को 50 और एलडीएफ को 29, यूडीएफ को 19 पर जीत मिली है और 2 वार्ड में निर्दलीय जीते हैं। इस एक जीत में जो है वो नरेंद्र मोदी इससे गदगद हैं और उस पर वो थैंक यू कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया। असल में मोदी खुश इसलिए हैं क्योंकि शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम को कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनावों में गंवा दिया है। बीते कुछ समय से शशि थरूर का जो बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है और उसके बाद ऐसे परिणाम, ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं, तो अब कांग्रेस को इस जीत के बावजूद केरल में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में अब सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बहरहाल आज कांग्रेस से बीजेपी को एक और मात मिली है और कल यानी 14 दिसंबर को बीजेपी के चुनाव जीतने के खेल का पर्दाफाश कांग्रेस अपनी महारैली में करने जा रही है। आप जानते हैं कि कल दिल्ली में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली, महारैली करने जा रही है। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग विभागों के अध्यक्ष कांग्रेस की ताकत दिखाने में जुट चुके हैं। मुद्दा वोट चोरी का है, जिस पर राहुल गांधी पहले ही कई बार बीजेपी को घेर चुके हैं, लेकिन अब यह घेराव जनता के साथ मिलकर करने की तैयारी है। इसी मसले पर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है कल की रैली को लेकर, आइए जरा सुन लीजिए। दोस्तों, वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में है, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं। जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। रामलीला मैदान में 14 तारीख यानी कि कल पूरे देश से जागरूक लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वोट चोर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आइए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में आइए, चोर को भागने नहीं देना। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। तो एक अपील यहां पर पवन खेड़ा की तरफ से कल के लिए ये अपील है कि आइए, भारी संख्या में आइए। ये महारैली कांग्रेस ने
ये कांग्रेस की महारैली है। कांग्रेस ने अपने दम पर यहां अपने लोगों को जुटाने की कोशिश की है। कल देखते हैं इस रैली का क्या कुछ निकल कर आता है, रैली में कितने लोग आते हैं, सब पर निगाहें टिकी रहेंगी। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आज की जीत और कल की घेराबंदी से क्या कांग्रेस फिर से अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा पाएगी, कैसे बीजेपी को झटका देने की तैयारी में कांग्रेस है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंशु नैथानी जी और पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, कल की तैयारियों की बात जरा करें। पवन खेड़ा ने बता दिया, लेकिन क्या चल रहा है अंदर खाने, कौन कौन? और कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता तो है ही नहीं, सब ने बायकॉट कर दिया है। सच्चाई क्या है? बहुत पहले कांग्रेस ने कह दिया था राजीव जी कि ये हमारी अपनी रैली होगी, इसमें इंडिया गठबंधन को बुलाने का कोई बात ही नहीं थी। और ये इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी मालूम है कि ये कांग्रेस की अपनी रैली है। कांग्रेस ने अपने जो हस्ताक्षर हैं वो इकट्ठे किए हैं, उन हस्ताक्षरों को से राष्ट्रपति को देना है, तो इसमें इंडिया गठबंधन की कोई बात नहीं थी। और कांग्रेस ने ये भी कह दिया है, पहले ही कह दिया है कि इसके बाद हम इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में और रैलियां करेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस रैली का इंडिया गठबंधन से कोई संबंध है, कभी बताया भी नहीं, न कभी था और न कोई नाराज है। ये जो गोदी मीडिया चला रहा है कि नाराज हैं, कोई नाराज नहीं है, क्योंकि किसी का कोई संबंध ही नहीं है। कांग्रेस, हर पार्टी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो अपने प्रोग्राम सब करते रहते हैं, हर पार्टी करती है जी। अभी टीएमसी जो है वहां पे कांग्रेस और विपक्ष प्रदर्शन करती रही शुरू में, जब तक कि एसआईआर पे सरकार ने चर्चा की मांग नहीं मानी थी। लेकिन टीएमसी जो है वो अपना अलग प्रदर्शन करती रही। गांधी के स्टैच्यू से, जो पीछे गांधी जी का स्टैच्यू पहुंचा दिया गया है, वहां से लेके टीएमसी के लोग जो है मुख्य द्वार तक, जो नई बिल्डिंग का मखर द्वार है, वहां तक आते रहे। तो टीएमसी अपने प्रोग्राम जो है पार्लियामेंट में अलग से देती रही, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, हर पार्टी का अपना चल रहा है। वहां उत्तर प्रदेश में पीडीए जो है एसआईआर के लिए अलग से काम कर रहा है, तो हर पार्टी अपना अलग से काम कर रही है, वो कोई मुद्दा नहीं है। दरअसल आज बड़ा अच्छा कांग्रेस के लिए माहौल था। एक तो कल रैली है उसको लेके, दूसरा केरल की जीत से। तो आज कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह था। सारे जो नेता हैं बड़े, वो सब रामलीला मैदान गए, वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो दिल्ली कांग्रेस है वो इसकी आयोजक मानी जाती है। हमेशा कांग्रेस का जो भी प्रोग्राम होता है, तो जो लोकल बॉडी होती है राज्य स्तर की और जिला स्तर की, तो वो मानी जाती है। तो वो सारा इंतजाम देख रही है दिल्ली कांग्रेस, और राष्ट्रीय नेता तो देख ही रहे हैं। कल की रैली जो है कांग्रेस की, काफी भीड़ आएगी, सब जगह से मोबिलाइजेशन बड़ा जबरदस्त हुआ है। सबको लग रहा है कि इस टाइम बीजेपी, खासतौर से मोदी और अमित शाह बहुत ही डिफेंसिव हो गए हैं। संसद में जो हुआ इसी हफ्ते, ये हफ्ता आज गुजरेगा शनिवार का, इस हफ्ते में दोनों चर्चाओं में उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक चर्चा तो खुद ही लाए थे, वंदे मातरम की, जी, किसी ने नहीं मांगी थी, और उस चर्चा में उनके पास कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो साबित कर सके कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आखिर में आके जब लास्ट में जवाब देने लगे, तो वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में तुलना करने लगे, और यहां तक कह गए कि हम जो है राष्ट्रीय गीत को, जो वंदे मातरम है, उसको जनगण मन की जगह, नेशनल एंथम की जगह स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसका बड़ा मजबूत जवाब दिया, बड़ा सख्त जवाब दिया कि दोनों का समान स्टेटस है, इसमें आप तुलना मत कीजिए, दोनों का अपना महत्व है, दोनों आजादी की लड़ाई में दोनों का योगदान रहा, दोनों बंगाल के दो महान लेखक कवियों के द्वारा रचे गए हैं, एक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, एक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसमें जो है आप क्या तुलना कर रहे हैं? और दोनों का चयन कांग्रेस ने किया, आप तो कहीं थे ही नहीं उसमें। आपका अपना जो गान है, जो आप अपने शाखाओं में गाते हैं, वो तो आज भी आप के अलावा
किसी और को पता ही नहीं है देश में। आज देश में दो ही गीत हैं, दो ही गाने हैं, वंदे मातरम और जनगण मन, और आप उनके बीच में तुलना कर रहे हैं, उनमें भेद कर रहे हैं कि दो आंखों में से एक आंख कौन सी तेज देखती है, एक कमजोर देखती है। दो भाइयों में से एक का पक्ष लेना, एक का विरोध करना, कांग्रेस का कहना है कि यह ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, आज जो केरल के रिजल्ट आए हैं उसकी दो बातें बड़ी खास हैं। एक, थरूर ने घबरा के तत्काल बधाई दी यूडीएफ को कि यूडीएफ की जीत पे मैं बहुत खुश हूं, बड़ा अच्छा रहा। दूसरा, कांग्रेस के अंदर इससे जो है, जो आपने बताया कि राहुल गांधी इसे अपना सेकंड होम मानते हैं, प्रियंका गांधी वहीं से लोकसभा सदस्य हैं, और जो संगठन महासचिव हैं जिसे कांग्रेस में आज की तारीख में बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है, केसी वेणुगोपाल, वो केरल के हैं। तो इस जीत से केसी वेणुगोपाल मजबूत होंगे। कांग्रेस में तो ये मांग नहीं उठती है, लेकिन कांग्रेस के बाहर के लोग, गोदी मीडिया के लोग ये कहते रहते हैं केसी वेणुगोपाल, जैसे वो कहते हैं नेहरू को हटाओ। नेहरू को गुजरे हुए बहुत साल हो गए, वो अभी भी नेहरू को हटाने की बात करते हैं। तो ये जो है, इससे कांग्रेस के अंदर जो है एक मजबूती आएगी। कांग्रेस में जो बिखराव की बात की जा रही थी कि सब केसी वेणुगोपाल का विरोध है और ऐसा है और वैसा है, वो सब चीज़ें जो अब ख़त्म होंगी, और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो है, जो उसका यूडीएफ है, वो ज़्यादा मजबूती से लड़ पाएगा। बीजेपी के लिए जो तिरुवनंतपुरम में आई है, तो देखिए बीजेपी वहाँ का जो समीकरण है, धार्मिक जाति तो नहीं है, धार्मिक ही है, तो उसको लेके बीजेपी जिस तरह से करती रहती है, तो उसका एक अंश यहाँ पे दिखाई दिया है। अब ये कांग्रेस को सोचना है और लेफ्ट को भी सोचना है, दोनों को, कि अपने दोनों की लड़ाई में वो बीजेपी को फायदा न होने दे। बीच बीच में कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जिससे एक दूसरे पे कांग्रेस और लेफ्ट आरोप लगाते हैं कि आपने बीजेपी की मदद कर दी, वो कहता है आपने बीजेपी की मदद कर दी। तो ये अगर करेंगे दोनों, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि एक बार अगर जहां बीजेपी आ जाती है तो वहां से उसको हटाना बहुत मुश्किल है। सबका इनका पहला काम है कि केंद्र से मोदी को हटाए। जब तक मोदी जी नहीं हटते तो ये वोट चोरी और चुनाव आयोग और ये सब, इन सब पे रोक कैसे लगेगी? रोक लगने का जो एकमात्र तरीका वो है कि मोदी जी यहाँ से हटे, मोदी जी की सरकार जाए, तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये जीतना एक इन दोनों के लिए मौका है, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, कि वो इस बात को समझे कि किसी भी तरह से बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव न दिखे है या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह की खबरें आती हैं, उन खबरों पे रोक लगे और दोनों आपस में लड़ते रहें, एक हारे एक जीते, ठीक है वो होगा, लेकिन उसका फायदा जो है बीजेपी को नहीं उठाने दें। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि केरल का चुनाव और उसमें भी निकाय चुनाव, उससे क्या कांग्रेस को इतना उत्साहित होना चाहिए? और कांग्रेस की जीत या यूडीएफ की जीत, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत, इसके क्या मायने हैं? जरा आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास पहले, फिर हमारे तमाम साथियों को भी चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं? केरल का रिजल्ट आज सामने है और केरल में 3 महीने बाद चुनाव भी हैं। देखिए, केरल में दो चीजें बहुत साफ तौर पे सामने आई हैं। एक, सबसे क्रेडिबल, बहुत ऑथेंटिक, बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ अगले विधानसभा का सैंपल सर्वे सामने है कि केरल में सरकार किसकी आएगी। अब इससे बड़ा सर्वे कौन मीडिया कंपनी कर सकती है? करोड़ों मतदाताओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, लाखों मतदाताओं ने पार्टिसिपेट किया है, और जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है कांग्रेस की, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, वो दिखाई दे रहा है। और एकमात्र कॉर्पोरेशन जो जीती है बीजेपी, वो वहां से जीती जहां शशि थरूर की लोकसभा सीट है। तो अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वो इसका क्या करे। थरूर साहब को इसी तरह छूट दी जाए कि वो बयानबाजी करते रहें और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें करते रहें, और अगर वो सीट जीती है तो क्या लोकसभा का चुनाव थरूर बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे?
सब सवाल खड़े होंगे इस रिजल्ट के बाद, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे बड़ा वो प्री पोल सर्वे केरल का अब नहीं हो सकता है। जी तो ये जनता का मूड सामने है और विधानसभा की सरकार, वहां पे विधानसभा के बाद किसकी सरकार आएगी ये दिखाई दे रहा है। अब जो बात आती है, जो कल कांग्रेस की रैली हो रही है, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी शुरू होती है 2024 के लोकसभा से, लोकसभा के इलेक्शन से, जिसमें जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया। ये संविधान बदलने का नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। टेस्ट बलून के तौर पे कुछ नेताओं से बयान दिलवाए गए थे, 400 पार होते तो संविधान के बारे में बातें होती, और अभी भी करते रहते हैं। ये जनगण मन और वंदे मातरम के बीच में जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या है? ये संविधान की भावना की अवहेलना है। जी महात्मा गांधी रोजगार योजना का नाम करके आप पूज्य बापू कर रहे हैं, उसका जरा बारीक सा मतलब समझिए। उसमें से गांधी शब्द हटा दिया गया है, महात्मा गांधी शब्द हटा दिया गया है। जी अब एक बहुत जेनरिक सा शब्द जो आम तौर पे कहा जाता है पूज्य बापू, वो लगा दिया गया है। तो ये बड़ी एक साजिशन चीजें ये हो रही हैं, और 2024 के इलेक्शन के बाद से बहुत साफ संकेत थे। अगर हरियाणा के चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव निष्पक्ष होते तो ये जो माइनॉरिटी सरकार थी मोदी की, ये अब तक चल नहीं पाती राजनीति। इसमें बड़े संकट आ जाते हैं, जिस तरीके से बिहार का चुनाव कराया गया। जी तो जब ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को मैनिपुलेट हुए, एक तरफा हुए, जमीन पे कुछ देख रहा है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, और उसको राहुल गांधी ने एक्सपोज करना शुरू किया एक के बाद एक। अलंग का, महादेवपुरा का, कर्नाटका का, और हरियाणा और महाराष्ट्र का भी, कि किस तरीके से ब्राजीलियन नागरिकों की फोटो लगा के फर्जी मतदान डाले जा रहे थे। तब इन्होंने इसका एक इंस्टीट्यूशनल सरकारी तरीका निकाला कि एसआईआर कराओ। अब ये वोट चोरी का सरकारी विधिवत तौर पे जो है वो काम हो गया। हम लोग बिहार में थे और तमाम जगह से रिपोर्ट आती हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर नाम काटे गए, बड़े पैमाने पर अदृश्य वोटर जो है जोड़े गए, बिना मतलब का शोर मचा, घुसपैठिए, 300 घुसपैठिए मिले, जिसमें अधिकांश हिंदू है नेपाल से आए हुए। 300 में कुल मात्र 77 या 78 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे जो नेपाल से आए थे। तो वो फेक नैरेटिव में, तो बेसिकली मंशा क्या है कि चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पे, जी और वो एसआईआर के जरिए जीतना है। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां नहीं हो पाती बेईमानी। जैसे झारखंड, वहां नहीं हो पाया। लोग कहते हैं ना कि झारखंड में फिर कैसे जीत गए। झारखंड में ऐसे जीत गया कि झारखंड में सरकार इनकी नहीं थी। अब पश्चिम बंगाल में ही मुश्किल आएगी, लेकिन अगर आपने बड़े पैमाने पर मतदाता जो है वो हेर फेर कर दिया है तो फिर बंगाल का चुनाव भी आप प्रभावित कर देंगे। यही मंशा है। तो जो कांग्रेस की रैली हो रही है, आप देखिए कि उस रैली में कौन लोग हैं जो कि जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं। वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आ रहे हैं, उनके कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों के वीडियो आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के वीडियो आ रहे हैं, पूरे देश से लोग सामने आ रहे हैं और इसमें रैली में आ रहे हैं। तो एक आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका बन रही है। इसमें इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां भी हैं, इस रैली में नहीं है लेकिन बाकी पार्टियां भी हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हैं। जी आज ममता बनर्जी से कोई पूछे कि एसआईआर का दर्द क्या, तो वो जानती हैं। 29-35 बीएलओ से पूछे जिनकी जान चली गई, कितनों के हार्ट अटैक हुए और कितनों ने आत्महत्याएं की हैं, और वो काम के बोझ की वजह से नहीं की हैं। उनके ऊपर दबाव वोट काटने का था।
जिनके पड़ोस में वो 30 साल 35 साल बीएलओ रहा है, उन्हीं का नाम काटने का अगर दबाव आएगा तो वो क्या करेगा, समाज में रहेगा ना। इस दबाव में लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही है और बाकी राज्यों में भी होंगी रैलियां, दूसरी इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी सबक लेंगी, तो एक राष्ट्रीय आंदोलन की मजबूत भूमिका यहाँ से बन रही है। और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी ने यात्रा निकाली, 14 दिन यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा, इन सब चीजों का असर होगा कि धीमे धीमे ये नैरेटिव खड़ा हो रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा एक चला है, वो नारा लोकप्रिय हो रहा है। और ये बार बार इनकी मंशा दिखाई देती है। आप देखिए जिस तरीके से अमित शाह बोलते हैं कि मैं तमिलनाडु में जीतूंगा जी। किसी को राजनीति की इतनी सी भी समझ होगी, थोड़ी सी भी, तो वो समझ में आएगा कि नहीं यार, ये बहुत ही अतिशयोक्ति वाला बयान है। लेकिन अतिशयोक्ति वाला बयान को हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से इंतजाम है, इंतजाम की बात कर रहे थे ना सैनी साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जी तो सब इंतजाम हो गया है, सारा इंतजाम है। सारा इंतजाम ही किया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में बनी रहे। और अगला निशाना जो है वो फिर संविधान का हिसाब किताब होगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की रैली सही समय पे और बहुत महत्वपूर्ण है और एक बड़ा कदम है एक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने के लिए। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं। दो बातें यहां पर चल रही हैं। एक तरफ केरल में निकाय चुनावों में यूडीएफ जिसको लीड करती है कांग्रेस पार्टी, उसकी अच्छी खासी बढ़त, अच्छी खासी जीत, और एलडीएफ की सरकार है वहाँ पे, यानी वाम दलों की सरकार, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार वहाँ पे है। लेकिन दूसरी तरफ आप आइए, यहाँ दिल्ली में जो विजुअल्स अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे वो ये है कि कल कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ यानी चुनाव सुधारों पर ज़बरदस्त यहाँ रैली, महारैली करने जा रही है। और पूरे देश भर में ये रैली कांग्रेस पार्टी की महारैली है और इसमें मौखिक तौर पर तमाम इंडिया गठबंधन इनके साथ हैं, क्योंकि मुद्दा यही है, वोट चोरी का मुद्दा। इस मुद्दे को चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे उधर तेजस्वी यादव हों, या स्टालिन हों, या ममता बनर्जी, तमाम नेता अलग अलग दलों के नेता हैं, लेकिन वो सब इस मुद्दे पे एक साथ हैं। मगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहती है। कल रामलीला मैदान में हम लोग देखेंगे और सुबह 10:30 बजे से हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे पल पल की रिपोर्ट, रामलीला मैदान में क्या कुछ चल रहा है, लाइव रिपोर्ट। लेकिन इधर अंशु जी आपके पास आना चाह रहा हूं, दो महत्वपूर्ण खबरें। एक, कल इस महारैली से पहले आज जो रिजल्ट आया है वहां केरल में, इस महारैली में कितनी जान फूंकने में यह रिजल्ट सहायक दिखाई देता है, यह जरा आपसे समझना चाहता हूं। और अगर ये इस ढंग का रिजल्ट नहीं आता तब, और अब आ गया है, यानी यहां कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी लीड, अच्छी खासी जीत है, और वैसे में यहां से क्या वो मैसेज, वो पैगाम पहुंचाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे कल कांग्रेस के नेता, जहां से एक दबाव बन पाए, जो दबाव इन लोगों ने संसद के अंदर बनाया। अब सड़क पे हैं, मैदान में हैं, और ये पहली रैली है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी की। इंडिया गठबंधन की रैली हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल रैली, जहां तक मुझे ध्यान है, आप लोगों को ध्यान हो तो बताइएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिए, लेकिन एक बड़ी रैली इस चुनाव सुधार के नाम पे, ये राहुल गांधी, अभी तक 3 अलग अलग हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखे, लेकिन अब सड़क पे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बाहर निकलकर जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच। कैसे देखा जाए? राजीव जी, ये जो कल रैली होने वाली है, इसे हम अभी से कहें तो इसे एक ऐतिहासिक रैली की तैयारी हो रही है, मैं तो यही कहूंगी। और जहां तक आपने बात की कि जो केरल में जो निकाय चुनाव हुए हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं, क्या उसका असर होगा यहाँ पर, और उससे क्या कांग्रेस में उत्साह दोगुना होगा? वो तो जरूर है कि एक उनको उत्साह इससे जरूर मिला होगा। जब पार्टी की जीत होती है तो एक मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ताओं का भी, और एक खुशी तो होती ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नतीजे ना भी रहते या जो भी रहता, उसके बावजूद भी जिस तरह से कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने घेराबंदी की सरकार की इस बार संसद में, हालांकि सत्र अभी तक भी चल रहा है,
तो उससे भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से जितने भी जरूरी मुद्दों को छोड़कर मैं कहूंगी कि ऐसे मुद्दे पर डिबेट कराई गई जिस पर कोई विवाद ही नहीं था, और उसे 10 घंटे का समय दिया गया, जबकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा जरूरी थी, और बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाए। और जिस तरह से बाद में उन्होंने जो अमित शाह को जवाब दिया, वो तो बिल्कुल वाकई देखने वाली बात थी कि उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे दी कि आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मेरे से डिबेट कर लीजिए सार्वजनिक तौर पर, और वो उसका जवाब नहीं दे पाए। और वो इतनी, मैं तो कहूंगी, बदहवास से हो गए, इतने झल्ला पड़े कि वो खुद से कुछ कहने लगे, और फिर वो गाली प्रकरण तो हर किसी को मालूम है। तो उनकी ये झल्लाहट, उनकी ये खींच, इसमें साफ नजर आ रही थी कि उनकी सभी बातों का पर्दाफाश हो चुका है। जनता ये समझ रही है, केवल वो आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने जितने भी सवाल उठाए थे एसआईआर को लेकर या इलेक्टोरल रिफॉर्म या फिर चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर, किसी का भी उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गोल मोल बातें करते रहे और केवल अपने भक्तों के हाथ में झुनझुना पकड़ाते रहे ताकि वो अपने ट्रोल्स जारी रखें, लेकिन कहीं भी उन्होंने तर्क वाला कोई जवाब दिया नहीं। और डिबेट की बात, उनको अगर डर नहीं लगता तो वो डिबेट के लिए राजी होते, सार्वजनिक डिबेट के लिए क्यों नहीं वो राजी हुए। तो ये तो राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो आपसे डरते नहीं हैं और वो आपसे हर सवाल के जवाब देंगे, चाहे संसद के भीतर हो या सड़क पर हो या कहीं पर भी हो। तो मैं यही कहूंगी कि इस बार संसद में भी इनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। जिस वक्त इंडिगो के प्रकरण के बाद जनता त्राही त्राही कर रही थी और हवाई अड्डों पर वो ऐसे पड़ी हुई थी जैसे कि प्लेटफॉर्म और बस स्टेशन अड्डों पर पड़ी होती है, और उसके बाद 20,000, 25,000 और 40,000 के टिकट खरीद कर उनको यात्रा करनी पड़ रही थी और सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं सरकार इंडिगो के लिए कुछ कर पाई? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि करोड़ों का चंदा आप पार्टी में इंडिगो से लेते हैं। 56 करोड़ के चंदे की बात तो ऑफिशियल है, लेकिन अनऑफिशियली भी बातें आ रही कि करोड़ों का, कई 100 करोड़ का चंदा इंडिगो की तरफ से लिया गया है बीजेपी को। तो जब आप इन कंपनियों से इतना चंदा लेते हैं और इस तरह से अपनी पार्टी को चलाते हैं, तो आप इन कंपनियों को मोनोपोली तो देंगे ही। क्यों है इंडिगो की 60 और 65% की मोनोपोली? तो जनता ये देख रही थी। और जब दिल्ली, एनसीआर और कई बड़े शहरों में प्रदूषण का ये हाल हो रहा है, राहुल गांधी ने तो ये बात उठाई, और ये बात आप देखिए कि जैसे राहुल गांधी ने बात उठाई और कल आज ही एनसीआर क्षेत्र में 800 के पार था AQI, आप समझिए। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए, और ये जब आप पार्टी की सरकार होती थी तो क्या कहते थे, ये हम सभी को पता है। और मौसम का मजा लेते हुए ये विदेश यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। प्रदूषण से, जनता के सरोकारों से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये इस पार्लियामेंट सेशन में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने और सभी नेताओं ने ये पूरा दिखा दिया देश को कि इस सरकार को जनता के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल बेकार के नैरेटिव खड़े करना चाहती है, आक्षेप करना चाहती है कांग्रेस पर, हमेशा नेहरू गांधी परिवार पर बोलना चाहती है। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है चुनाव की जो हम बात कर रहे हैं। केरल में तो चुनाव जीते, बहुत अच्छी बात है, और मैं तो कहूंगी कि इससे बहुत उत्साह मिलेगा, क्योंकि अब जो विधानसभा चुनाव है, पहले देखा गया है 2010 में और 2015 में भी जब निकाय चुनावों में जो सत्तारूढ़ गठबंधन था उसकी हार हुई थी, तो उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर विपक्षी दलों की ही सरकार बनी थी, वही जीती थी। तो इससे तो कांग्रेस को और ज्यादा आशावान होने की पूरे यहाँ संकेत है और जीतेंगे। और जो हुआ है तिरुवनंतपुरम से, उससे सबक लेने की कांग्रेस को जरूरत है कि आस्तीन के सांपों को पाल के ना रखा जाए। शशि थरूर लगातार अपना जिस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, जिस तरह से कभी हाँ कभी ना, और इतना उन्होंने कर दिया कि उनको तो वीर सावरकर पुरस्कार भी मिलने जा रहा था। और फिर जब उनको लगा अरे ये तो चस्पा ही हो जाएगा, मेरे ऊपर पूरी तरह से कतार वाला टैग आ जाएगा, तो वो डर के भाग खड़े हुए। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि आस्तीन के सांप का काम कौन कर रहा है। आपके विपक्षी जो नेता हैं, आपके एलओपी को नहीं बुलाया जाता है डिग्निटरी डिनर में जब पुतिन आते हैं और आपको निमंत्रण मिलता है और आप बेशर्मों की तरह चले जाते हैं। तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ कड़े कदम भी अब कांग्रेस को लेने होंगे और लेने ही चाहिए। तो पार्लियामेंट में तो दिखा ही दिया कांग्रेस ने जो उसका दमखम था कि ये मुद्दे नहीं उठाए गए। और कल की जो रैली है, मुझे तो लगता है कि ये रैली कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, इसलिए जैसे आप बता रहे थे कि अब
जो कांग्रेस है वो स्वायत्त तौर पर, इंडिपेंडेंट तौर पर अपनी मजबूती को सामने रखना चाह रही है। देखिए, अगर बीजेपी से लड़ाई करनी है तो एकमात्र राष्ट्रीय दल जो है वो कांग्रेस ही नजर आता है। बाकी क्षेत्र जरूर ये इंडिया गठबंधन में शामिल है, इनका सहयोग समर्थन मिलना ही चाहिए और बाद में ये भी अपने राज्यों में करें या बाद में जो है पूरे महागठबंधन की एक अलग से कोई रैली या इस तरह की मुहिम हो। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी बहुत जरूरी है, और जिस तरह से ये पार्लियामेंट सेशन चला है और जनता के सामने बहुत सारे मुद्दे साफ हुए हैं, इनका पर्दाफाश हुआ है और वोट चोरी का ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने पूरी तरीके से शुरू से उठाया है। जब कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था, उन्होंने एक एक सबूतों के साथ उठाया। तो ये मुद्दा यहाँ कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा, एक अपने लिए एक कहा जाए एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। और अब कांग्रेस को ये सोचना है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या इससे हमें अब आगे बढ़ना है, संसद के साथ साथ सड़क पर इस आंदोलन को लाना है, जनता को जोड़ना है और इसको जनता का आंदोलन बनाना है। और मैं तो कहूंगी रामलीला मैदान का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक यहाँ पर मैं महत्व। अंशु जी आपको रोकूंगा एक्चुअली, अंशु जी आपको रोकना चाहूंगा। एक्चुअली आपकी आवाज काफी वो थोड़ा डिस्टर्ब आवाज आ रही है शुरुआत से, कहीं कुछ माइक में कुछ गड़बड़ी है, कुछ है, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से कहता हूँ जरा चेक करेंगे, लेकिन आपको रोक रहा हूं मैं और आना चाहता हूं जल्दी से पंकज जी आपके पास। पंकज जी, यहाँ दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं, एक है केरल में यूडीएफ की, कांग्रेस की जीत, और जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव से इससे बढ़िया और क्या हो सकता है अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए, लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि अगर सर्वे देखिए तो सर्वे के हिसाब से यानी विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होने जा रही है उसकी तस्वीर आज आ गई है। और इन सब के बीच इस जीत जिसमें राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं और उधर शशि थरूर भी शायद आज सिर पकड़ के बैठे होंगे कि क्या करूं, इधर रहूं कि उधर रहूं। इन सब के बीच कल की ये रैली, महारैली, इसको कैसे देखा जाए? और जबकि दो बातें हैं, एक चुनाव है और इसी ढंग के चुनावों में कैसी गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर महारैली है। इसलिए यहां पर जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये दोनों, एक जीत और फिर चुनाव में धांधली हो रही, उस पर कितनी ताकत के साथ यहाँ कांग्रेस यहाँ कितनी मजबूती के साथ, ताकत के साथ कल रामलीला मैदान में दिखाई देगी? राजीव जी, एक चीज को हमारे दर्शकों को समझना होगा कि केरल में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जय शाह के जो मामा जी हैं, जैसा पार्लियामेंट में बोला गया, पार्लियामेंट में तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो वो ज्ञानेश जी के अंडर में नहीं होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है लोकल बॉडी के इलेक्शन। और केरला में यह बहुत अच्छा ही है कि नगर निगम से लेकर नगर पालिका, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के पूरे चुनाव एक साथ हुए, तो इससे बड़ा तो कोई सैंपल हो नहीं सकता है। अब दूसरी चीज है कि नरेंद्र मोदी जी जो उल्की और उत्साही ही तिरुवनंतपुरम को लेकर, तो जरा हमको तिरुवनंतपुरम का इतिहास देखना होगा। तिरुवनंतपुरम में जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस केवल 15,470 वोट से जीती थी और रनर अप पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में शशि थरूर 1 लाख वोट से जीते थे, लेकिन पिछले साल का जो चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें फिर से शशि थरूर की जो जीत का अंतर है वो मात्र 16,077 वोट था। तो तिरुवनंतपुरम पहले से भारतीय जनता पार्टी का दखल रहा है, इसलिए यदि यह कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का दखल ही नहीं रहा है और अचानक ही कुछ मंगल ग्रह से आकर कुछ प्रताप श्री का गिर गया, तो यह सोचना गलत है। यदि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में, जिसके अंदर एलडीएफ के कैंडिडेट को 2 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं और कांग्रेस का कैंडिडेट मात्र 16,000 वोट से जीतता है और रनर अप राजीव चंद्रशेखर रहते हैं, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से एग्जिस्ट करती है। अब इसी आंकड़े में आपको बताता हूं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में केवल 1 लोकसभा सीट जीती है, गोपी जीते जाते त्रिशूर से, और त्रिशूर के जो अभी तक के राइट नाउ 2 मिनट पहले तक के आंकड़े हैं, वहां पे 1601 वार्ड है,
उसमें एनडीए में वहां पर 3 दल है, भारत धर्म जनसेवा, केरल कांग्रेस मणि और जनाधिपत्य राष्ट्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी, ये 4 लोग हैं। त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 1601 में से महज 171 वार्ड में जीत मिली है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। तो ये चीज बता रही है कि तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही इस पोजीशन में थी और उसने अपनी पोजीशन को एग्जिस्ट किया है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं त्रिशूर में, जहां पर वो लोकसभा चुनाव जीती है, वहां पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है। हालांकि वहां पर एलडीएफ है, वो यूडीएफ से थोड़ा आगे। ये मैं कुल इसलिए गणित बताना चाहता हूं। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, मल्लापुरम, एर्नाकुलम, कोल्लम, अल्लापुजा केसी वेणुगोपाल का सीट, इन सब पर एनडीए लगभग साफ है। उनको कुछ गांव के वार्ड में जगह मिली है, लेकिन उनको शहरी में ब्लॉक लेवल पर है या म्युनिसिपल में कहीं सीट नहीं मिली। क्योंकि यदि केरल का जो इलेक्शन कमीशन का साइट है उसको देखिए, बहुत सुंदर तरीके से हर गांव हर वार्ड का वो उसमें डिटेल बहुत अच्छी तरीके दे रहे हैं और कंटिन्यूस अपडेट दे रहे हैं। और जब आपने पहला ग्राफिक बताया था तब यूटीएफ 8000 पे था और अभी थोड़ी देर पहले 8013 पे भी देख रहा हूं, तो कंटिन्यूस वहां सीट भी बढ़ रही है। अब हम आते हैं कि कल की रैली को लेकर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस को एक ही समझ में आ गई कि यदि भारतीय जनता पार्टी से निपटना है तो पहली चीज तो आरएसएस से निपटना होगा। अब आरएसएस क्या है? आरएसएस अलग अलग किस्म के लोगों के गिरोहों की गिरोहबंदी का एक बड़ा माफिया गिरोह है, जिसके अंदर अब इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, ईसी भी शामिल है, इनकम टैक्स भी शामिल है और बहुत सारे इस प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स, एक्स जस्टिस, ये सब लोग शामिल हैं। कांग्रेस की ये जो रैली है, ये संसद में, सड़क पर और लीगल लड़ाई, इसका जो एक त्रिकोणीय फार्मूला है उसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश से, मेरे जिले से, छतरपुर से, उसके बगल के पन्ना और टीकमगढ़ से हजारों लोग ट्रेन से अपनी गाड़ियों से रवाना हो चुके हैं, एक बड़ा खेमा पहुंच चुका है। लेकिन असली संकट आपको कल सुबह मालूम पड़ेगा जब हजारों लोगों को बॉर्डर पे रोका जाएगा। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि नहीं है, क्योंकि आज दिन में ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। ग्रेड 3 का मतलब होता है कि डीजल की गाड़ियां, BS4 की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री में बैन हो जाएगी। ये जान के चले कि दिल्ली से बाहर जितनी गाड़ियां आ रही हैं उसमें से बसेस जो आ रही है अधिकांश डीजल की आ रही हैं। जो गाड़ियां आ रही है ऑब्वियसली BS4 की गाड़ियां होंगी, BS6 की बहुत कम होंगी। इन सब को बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा और ये जानबूझ करके किया गया है। जो अभी हमारी अंशु जी बता रही थी कि AQI का आंकड़ा 800 हो गया है, वो तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलती थी, दिल्ली में कोविड घोषित कर दिया था उन्होंने, आप याद करें, याद है ना आपको? कोविड घोषित कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जहां पे AQI गिराना होता है तो ITO में पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर इनकम टैक्स के सामने तक धुएं के फवारे लगा दिए उन्होंने। वहां AQI देखोगे तो 170 आएगा, पानी के फवारे। तो ये जो, हाँ, वो उसे फ्यूम निकलता है जी जी। वो ये जो है, ये जो लोग हैं हर आपदा में अपना अवसर तलाशते हैं। इन्होंने कोविड में अपना अवसर तलाशा था, इन्होंने CA NRC आंदोलन को खत्म किया था और कुचल के उसको एक इतने बड़े जन आंदोलन को पूरे देश में था, उसको इन्होंने केवल कोविड की आड़ में खत्म किया था। किसान आंदोलन को भी इन्होंने कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया था। और इसलिए कल में आपको यदि कोई कांग्रेस के जिम्मेदार लोग इस शो को देख रहे हैं तो उनको तैयारी रखनी पड़ेगी कि सीमा से उन लोगों को कैसे लेके आए। कहीं ऐसा ना हो कि सीमाओं पर, जो दिल्ली की सीमा उन पर टकराव की स्थिति बने। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। ये एक अच्छा है दिल्ली की रैली का कोशिश, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश शरीफ के राज्यों में कांग्रेस को जिला लेवल पर और काम करने की जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उनकी कमिटीज है उनके लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग करके ओरिएंट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं SIR के काम में कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं आपको आज का आंकड़ा बता रहा हूं, आश्चर्य लगेगा, गाजियाबाद जिले के लगभग 40% नाम हटने की नौबत है। लखनऊ में 30 पॉइंट एंड समथिंग है। मैंने आज पूरी लिस्ट तैयार की थी, कल रात तक की जो फर्स्ट ड्राफ्ट की लिस्ट थी, तो आप देखेंगे कि जिन जगहों पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, वहां पे मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30% नाम हट ही रहे। गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है। पिछली बार यहां पर मतदान कम होता, 66% मतदान हुआ था बस। उसके बावजूद कांग्रेस कैंडिडेट ने टक्कर दी थी और मात्र 3 लाख वोट से हारी थी। और इस बार जो आउटरेट सफाई होनी शुरू की 40%, बहुत बड़ी संख्या में। अब देखिए गाजियाबाद की एक मैं दिक्कत बता रहा हूं, हो सकता है कई जिलों की दिक्कत हो। 2003 की सूची से आप SIR तैयार कर रहे, 2003 में साहिबाबाद जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, अमलेंदु जी वहीं रहते हैं, 10 लाख से ज्यादा वोट है यहां पे, वो उस समय गाजियाबाद विधानसभा में आता था, साहिबाबाद सीट ही नहीं थी। अब इतना बड़ा कंफ्यूजन इसको लेकर कि आप गाजियाबाद में नाम तलाश रहे हैं, साहिबाबाद नई सीट बन गई। 2003 और 22 साल के फर्क में पूरी 2 पीढ़ी निकल गई। और यह स्थिति बहुत सारे जगहों पर है। कल मैं संभल में देख रहा था, बिजनौर में कुछ मेरे मित्रों से बात हो रही थी, जौनपुर में मेरी बात हो रही, जौनपुर में तो गांव को बोल दिया ये तो ईरानी है, इंडियन ही नहीं है। तो इसमें कहीं पे मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता दखल करता नहीं दिख रहा है। ये एक चिंता की बात है। एक बड़ी रैली होना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की मान के चलो, जो पन्ना प्रमुख है इसका मतलब है वो बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ है। उनका जो माइक्रो प्लानिंग है वही SIR, मतदाता सूची में गड़बड़, नाम घटाना जोड़ना, वही पन्ना प्रमुख करता है। तो पहले कांग्रेस के पास भी ऐसा था। मुझे ध्यान है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे तो जावरा में निकलते थे मतदाता सूची लेके, तो हमको यह कहा जाता था जो मर गया और जो घर छोड़ दिया उसके आगे लाल निशान लगा दो। लेकिन अब तो इस प्रकार के कोई तंत्र व्यवस्थित नहीं हो पा रहे। राहुल गांधी की मेहनत का ट्रांसमिशन लॉस पंचायत तक आते आते बहुत ज्यादा हो रहा है। इस ट्रांसमिशन लॉस को मैनेज करने के लिए कांग्रेस को कुछ काम करना होगा। जी राजू जी कल देखते हैं कितना काम हुआ है और कहां से कितने लोग आते हैं। जल्दी से अमलेंदु जी, कल की रैली को अगर देखा जाए तो क्या यहाँ से एक मैसेज, एक पैगाम देने में कांग्रेस सफल होगी? हालांकि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तैयारियां जो देख रहे हैं हम, बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है, मौसम भी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन इन सब के बीच ये अकेली कांग्रेस की अपनी रैली है, महारैली है। बिल्कुल राजीव जी, ये कांग्रेस की अपनी रैली है और अकेली है, महारैली है। और इसके जरिए शायद कांग्रेस, राजीव जी, ये बताना भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन से अलग उसकी क्या ताकत है, तो ये दर्शाना भी चाहती है। मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि कांग्रेस की अकेली या कोई बड़ी रैली जो है हाल फिलहाल में दिल्ली में इस तरीके से हुई हो। ये शायद लंबे समय के बाद एक कांग्रेस की अकेली जो है वो पहली बड़ी रैली हो रही है। अभी तक जो भी रैली या रैले जो भी कुछ हुए, आंदोलन हुए, वो संयुक्त तो एक तरीके से प्रयास थे, लेकिन ये लंबे समय के बाद कांग्रेस की पहली एक रैली इस तरीके की हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो निकलती हुई गई थी उसको अलग कर दिया जाए तो ये एक बड़ा एक है। तो इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भी है कि भाई हम राहुल गांधी सिर्फ संसद में ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जमीन पर भी उनका कार्यकर्ता काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जनता भी उनके साथ जमीन पर भी दिखाई पड़ रही है। तो दिल्ली में एक ताकत जो है वो दिखाने का एक प्रयास किया गया है। और जिस तरीके से राजीव की तैयारियां सामने आ रही हैं कि हरियाणा में काफी इसको लेकर उत्साह है, राजस्थान में इसको लेकर काफी उत्साह है, पंकज जी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, पंजाब में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। तो यानी जो दिल्ली से लगे हुए राज्य हैं वहां से काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक जो हैं वो इस रैली में आएंगे। तो एक संदेश तो राजीव जी यहाँ से जाएगा गठबंधन के सहयोगियों को भी, और इसके अलावा जो सरकार है, चुनाव आयोग है, उसको एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस मजबूत है और आपके जो काम धंधे चल रहे हैं वोट चोरी के, उससे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर के स्तर पर तैयार हो रहा है।
जैसा कल केसी वेणुगोपाल की हम लोगों ने बाइट भी सुनवाई थी राजीव जी, उन्होंने बताया कि 5.5 करोड़ नाम जो है वो हस्ताक्षर हमने लिए हैं इसके खिलाफ और राष्ट्रपति से समय मांगा गया मिलने के लिए, वो सौंपने के लिए। तो ये 5.5 करोड़ हस्ताक्षर राजीव जी हवा में तो नहीं हो जाते हैं। 5.5 करोड़ हस्ताक्षर अगर हुए हैं तो कम से कम 10 करोड़ लोगों तक तो संपर्क किया गया होगा, तब जाके 5.5 करोड़ हस्ताक्षर होंगे। तमाम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना भी किया होगा। तो ऐसा, तो इसका मतलब कि व्यापक तरीके से जनता के बीच इस मसले को लेकर जाया गया है और सिर्फ ट्विटर के भरोसे नहीं या राहुल गांधी के भाषणों के भरोसे नहीं, बल्कि जमीन पर भी काम करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया राजीव जी, ये इससे एक तरीके से समझा जा सकता है। अब जो केरल का राजीव जी चल रहा है इस समय, जो नतीजे आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि बूस्ट करने वाले हैं। और सिर्फ केरल के नहीं राजीव जी, तेलंगाना में भी जो प्रथम चरण का नतीजे आए हैं स्थानीय निकायों के, उसमें भी कांग्रेस 55% से ज्यादा सीटें जीतकर आई है। वहां भी क्लीन स्वीप एक तरीके से करके आया। तो ग्रामीण क्षेत्रों से राजीव जी अगर इस तरीके के नतीजे आते हैं, और हम किसी भी राज्य में अगर देखते हैं कि जो ग्रामीण होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें जो जीत कर आता है, जो वहां तगड़ी लीड लेकर आता है, तो उसकी एक हवा अपने आप बन जाती है। तो ये समझा जा सकता है कि केरल में एक अच्छी हवा कांग्रेस की तैयार हो रही है। और लेकिन इसके साथ साथ चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। अब अगर वहां बीजेपी ने अपने कुछ सहयोगी ढूंढ लिए हैं, अब जो आ रहा है वहां की चुनाव की साइट पे भी, तो एनडीए लिखकर आ रहा है, बीजेपी लिखकर तो आ नहीं रहा है। तो एनडीए इतनी सीटों पे आ रहा है, हालांकि अभी भी जो है वह जो निर्दलीय हैं वो एनडीए से ज्यादा जीत के आ रहे हैं जी। यानी जो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है वो एनडीए और निर्दलियों के बीच में है। यानी अभी भी ये स्थिति नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस वहां लंबे समय से काम करता रहा है और आपराधिक गतिविधियों में भी उसके कार्यकर्ता लिप्त रहे हैं राजीव जी। उनको सजाएं भी हुई हैं, माकपा के कैडर्स की हत्या करने के आरोपों में इस तरह की सजाएं भी हुई हैं। तो एक चुनौती गंभीर जो वहां है। अब शशि थरूर जैसे लिजलिजे लोग अगर कांग्रेस के पास है तो ये कांग्रेस का अपना सिरदर्द है, हमारा इसमें कुछ कहना का नहीं है। लेकिन राजीव जी इसके साथ साथ हमें बंगाल का चुनाव चल रहा है और असम की तैयारियां भी हो रही हैं। कल गौरव गोगोई ने काफी लोगों को भर्ती कराया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही और वो लगभग राजीव जी पूरे मीडिया से गायब दिखाई दी। एक दिन में 11,000 से ज्यादा लोगों ने कल असम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो ये वहां विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा जो काम कहा जा सकता है वो कांग्रेस को मदद करने वाला और एक नैरेटिव बनाने वाली चीज भी है, यानी असम में भी मजबूती के साथ जुड़ रही है। लेकिन जो राजीव जी कल हुआ, जिस तरीके से पूज्य बापू ले आए गए और सावरकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई और मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू कर दिया गया, इसको लेकर बंगाल में बहुत जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। और प्रतिक्रिया ये हो रही है, शशि पांजा है वहां मंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया, वो बाइट भी हम लोग थोड़ी देर में सुनवा देंगे। उन्होंने कहा है कि ये बंगाल को अपमानित करने का प्रयास है महात्मा गांधी इसका रोजगार योजना का नाम बदलना, चूंकि महात्मा गांधी उपाधि जो थी वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ये कोई मौका ऐसा नहीं चूक रहे हैं जो एक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित ना करें। तो राजीव जी वंदे मातरम पर बहस से लेकर और पूज्य बापू मनरेगा को कर दिया जाना, ये सीधे सीधे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करने का मामला है। और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने एक खबर भी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, वो राजीव जी 11 अक्टूबर 1999 का है। गुजरात हाईकोर्ट का एक आदेश है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये उपाधि जो है महात्मा की उपाधि, वो उपाधि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और सारी किताबों में इसको सख्ती के साथ इसका पालन किया जाए। क्योंकि एक छात्रा के मार्क्स जो थे वो गुजरात की एक परीक्षा में काट दिए गए कि ये महात्मा की उपाधि किसने दी, उसने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा। और जो नेगेटिव मार्किंग थी उसमें ये था कि साहब एक जर्नलिस्ट को उसमें मतलब आंसर में आया, तो इस पे जेबी पारदीवाला जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं, ये उस समय गुजरात हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने ये फैसला दिया था। तो राजीव जी ये जिस तरीके से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करके बंगाल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं हमारे डिवाइडर इन चीफ, तो ये इनको उल्टा भी पड़ेगा, ये भी समझना चाहिए। जी, इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ कह रहे हैं। और महात्मा गांधी का नाम और यहाँ बदल के आप पूज्य बापू कर रहे हैं। लॉजिक समझ में, अगर महात्मा गांधी आप भी गांधी को ही रखना चाहते थे तो फिर पूज्य बापू क्यों लेके आए?
पूज्य बापू लाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर्दे के पीछे आप खेल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और वो दिखाई दे रहा है। जल्दी से शकील जी, लेकिन महात्मा गांधी और मनरेगा अभी उस पर न जाकर जरा ये जो कल की रैली है इस पे फोकस रखना चाहता हूं। और दूसरा, चूंकि केरल से और तेलंगाना से रिजल्ट की खबरें आ रही हैं, यूडीएफ का क्लीन स्वीप है उधर केरल में और क्लीन स्वीप इधर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का है, यानी दोनों तरफ कांग्रेस के बल्ले बल्ले हैं। भले वो तिरुवनंतपुरम में और वो भी शशि थरूर के क्षेत्र में, वहाँ बीजेपी को अगर लीड मिली है तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि शशि थरूर का क्या किया जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार जीत है केरल में भी और शानदार जीत तेलंगाना में है। और इन दोनों राज्यों में जीत के बीच कल कितना ज़्यादा यहाँ तैयार, अब चूंकि अब रिजल्ट सामने है तो अब क्या कुछ खबरें आ रही हैं, आपके पास खबरें कांग्रेस से आती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना उत्साह है और कल क्या कुछ होने जा रहा है, कल के क्या प्रोग्राम्स हैं, जरा वो बताइए। देखिए राजीव जी, शशि थरूर का आपने जिक्र दिया तो शशि थरूर ने यूडीएफ के साथ बीजेपी को ही बधाई दे दी है। वो बीजेपी को बधाई दे चुके हैं कि आपने जो जीत हासिल करी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके लिए आपको बधाई हो, आपकी मेहनत को बधाई हो। तो शशि थरूर जो है वो इस टाइम बहुत ही भ्रम की स्थिति में है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। बीजेपी की तरफ से उन्हें शायद अभी कोई सॉलिड ऑफर नहीं मिला है। अगर उन्हें कोई सॉलिड ऑफर मिल जाएगा तो हमें लगता नहीं है कि वो यहाँ रहेंगे। इसीलिए कांग्रेस भी ढील डाले हुए है कि तुम्हें जहाँ जाना हो तुम खुद चले जाओ। अगर वो खुद जाते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। और ये वो जानते हैं शशि थरूर कि अपनी अगर लोकसभा सदस्यता बचाना है तो जैसे भी हो कांग्रेस का विरोध करते रहेंगे, कांग्रेस में बने रहें। वह केरल में चुनाव है, उन्हें कोई साफ स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो अभी रैली की बात करी है तो शशि थरूर के कहने से और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से केरल की जीत ने रैली के लिए कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह पैदा कर दिया है। तैयारी तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन ये जीत जो है वाकई एक टॉनिक का काम कर रही है और लोग ज्यादा उत्साह में हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस उत्साह में है, दूसरी तरफ आप ये बात देखिए कि जो बीजेपी है, खासतौर से मोदी शाह है, वो संसद के बाद अब इस रैली को लेके भी वो डिप्रेस्ड है। वो इस रैली को नहीं चाहती थी कि दिल्ली में हो। आपको याद होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक रैली दिल्ली में कर रही थी, इसी रामलीला मैदान में। बीजेपी ने उसकी अनुमति नहीं दी पुलिस के द्वारा। राज्य सरकार उनकी नहीं थी, राज्य सरकार का काम नहीं है। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बताते हुए दिल्ली में उस रैली की मंजूरी नहीं दी थी और कांग्रेस को वो रैली जयपुर में ले जाना पड़ी थी। 2021 की बात है, कांग्रेस की रैली जयपुर में हुई थी। इस बार भी बीजेपी ने ये सोचा, लेकिन जिस तरह से उसके हौसले पस्त हैं, देखिए राहुल ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, घबराए हुए हैं, आत्मविश्वास हिला हुआ है, तो ये अब दिख रहा है। इसीलिए वो इस तरह का कोई भी कदम उठाने से हिचक गए और कांग्रेस की ये रैली जहां कांग्रेस चाहती थी उसी जगह हो रही है। पिछली बार का थोड़ा सा हम आपको और बता दें कि कांग्रेस रामलीला मैदान के बाद में द्वारका तक में करने को तैयार हो गई थी। जब पुलिस ने कहा कि आप रामलीला मैदान में नहीं कर सकते, कांग्रेस ने कहा ठीक है, द्वारका में बड़ा मैदान है, वहां हम कर लेते हैं। फिर द्वारका की मंजूरी भी कैंसिल कर दी उन्होंने, तब जयपुर ले गई थी वो उसको जी। तो इस बार जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई है। तो जहां तक हौसले की बात है, कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं। जहां तक तैयारी की बात है, तैयारियां पूरी हो रही हैं जो होती है रैली के लिए। और इस रैली के सबसे बड़े आकर्षण, मुख्य आकर्षण राहुल गांधी होंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे पे ही ये रैली हो रही है। लोगों ने बहुत उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि साहब ये मुद्दा भी, ये वो मुद्दा है। राहुल कहते हैं सारे मुद्दे हैं और मैं सारे मुद्दे उठा रहा हूं। मुझे कोई बता है कि मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया है। लेकिन इस वोट चोरी के जरिए बीजेपी उन सारे मुद्दों को दबा देती है। अगर वोट चोरी ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको समान अवसर मिले, चुनाव ईमानदारी से हो, तो फिर ये जो मुद्दे हैं वो अपने आप सतह पे आ जाएंगे। आपके महंगाई का, बेरोजगारी का,
अब ये बेरोजगारी का जो इशू है, इस पर थोड़ा सा मनरेगा पे बोलते बड़ा जरूरी है। जी। सोनिया गांधी ने यूपी अध्यक्ष रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी से निपटने के लिए योजना लाई थी। बड़ा विरोध था उनका, लोग भारी खर्चा बता रहे थे। मिडिल क्लास तो कहने लगा था कि मजदूर महंगे हो जाएंगे। पूरा मीडिया, जब उस टाइम गोदी मीडिया नहीं कहते थे, मगर मीडिया की मानसिकता तो वही है, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी, वो सारी की सारी इस बात पे लग गई थी कि मनरेगा से गांव से मजदूर शहर में नहीं आएगा, हमारा क्या होगा। लेकिन सोनिया गांधी ये लाई, उनके पास एक एडवाइजरी काउंसिल थी, उसकी सलाह पे बनाया, और इसके बाद सोनिया गांधी शहर के मजदूरों के लिए, शहर की बेरोजगारी दूर करने के लिए भी इसे लाने वाली थी। बीजेपी नाम बदल रही है, अरे काम कर लेती। इसी योजना को अगर वो विस्तार देके शहर में ले आती, लेकिन नहीं, उसने करा क्या? देखिए, उसने गांधी का नाम हटाया है इसमें से। गांधी के नाम से उसकी तकलीफें उतनी ही बड़ी हुई हैं जितनी नेहरू के नाम से है, मगर कह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर पुतिन आते हैं तो गांधी के पास जाते हैं, कोई भी आता है वो गांधी के पास जाता है। मोदी जी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, वहां सामने उनको गांधी जी खड़े मिल जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी को एक झटके में वो हटा नहीं सकती। तो कह रही है पूज्य बापू। पूज्य बापू क्या होता है? बापू तो बहुत सारे लोग कहलाते हैं। बापू एक ऐसी संज्ञा है जो कई लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन महात्मा गांधी एक ही थे और एक ही रहेंगे। तो बीजेपी ये नहीं कर सकती थी कि इसका विस्तार करके शहरी मजदूरों के लिए ले आती हो। उसने क्या करा कि नाम बदल दिया। सिर्फ नाम बदलने में महारत है उसको, और कुछ नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही है रैली की, रैली ये साबित कर रही है, जो बहुत सारे जो आलोचक हैं जो कहते रहते हैं, जिनका काम कुछ भी कहना है कि आपने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मैं अपनी भाषण का क्रम खुद तय करूंगा और दूसरे के भाषण के बारे में बताओगे कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हम जैसे पत्रकारों को बताओगे कि आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। अखबारों को बताओगे कि क्या सवाल पूछना है, क्या सवाल नहीं पूछना जी। तो ये जो है, संसद में पूरे हफ्ते कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी को पीछे धकेलता रहा। बीजेपी के पास एक सवाल का जवाब था, और अब जो कहते हैं वो बार बार संसद से सड़क तक, और अब वो सड़क पे है कल। तो और आपको क्या चाहिए? अगर आपको आलोचना ही करना है तो आप चाहे जितनी कर सकते हैं। देश में इतनी बड़ी यात्राएं, 2 यात्राएं, और किसने करी? किसी ने नहीं करी। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब कश्मीर पहुंचे थे राहुल गांधी, आपको तो याद है, आप तो थे वहां पे, तब फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि एक आदि शंकराचार्य आए थे इसी तरह यात्रा करते हुए, एक राहुल गांधी आए हैं यात्रा करते हुए। कहां आदि शंकराचार्य? तो इस तरह की यात्रा इससे पहले कभी नहीं हुई है। चंद्रशेखर ने करी है, दिग्विजय सिंह ने करी है, और भी लोगों ने करी है यात्राएं। वहां पे केसीआर ने करी है, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी यात्रा करी थी केसीआर ने। लेकिन 2 यात्राएं एक साथ, तो ये सड़क पे ही तो है। कहां से चल रहे थे? हवा में तो जा नहीं रहे थे राहुल गांधी। तो संसद से सड़क तक राहुल जो है अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है वो उनकी बात को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका तोड़ क्या होगा, कैसे होगा, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसकी आवाज जो है जनता तक नहीं पहुंचेगी, तब तक जनता में जो जागृति है, जो जागरूकता है, जो एक सबसे जरूरी चीज है कि वो समझे, वो कैसे होगा। तो ये इस तरह की जो रैलियां होती हैं, ये इस काम को करती हैं। लाखों लोग आते हैं, एक आदमी जाता है जो अपने गांव वापस, तो वो 10 आदमियों से कहता है, वो 10 आदमी आगे 100 आदमियों से कहते हैं। रैलियों की सबसे बड़ी जो कामयाबी होती है या उपयोगिता होती है, वो यही होती है कि यहाँ से जो भाषण सुन के गया हुआ आदमी होता है, माहौल देख के गया हुआ आदमी आता है, वो अपने घर में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, सब जगह इसका प्रचार करता है। इसलिए ये रैलियां, और कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी ही रैलियां हम देश के अन्य हिस्सों में भी करेंगे, और उनमें जहां जहां जरूरत होगी अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को भी शामिल करेंगे। जी राजीव जी जी। इंडिया गठबंधन, जरा प्रशांत जी जल्दी से रैली, ये इस रैली से आपको क्या ये माना जाए कि एक मैसेज देने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और खासकर राहुल गांधी की तरफ से, इस रैली के मायने क्या हैं, इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर रैली करने के, इसके पीछे क्या सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ या कुछ और भी?
इस वक्त रैली क्यों हो रही है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बहुत सी खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं, मीडिया को इन्होंने दबाव में रखा हुआ है, लेकिन अंदर बहुत हलचल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर में बहुत मशहूर है, और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध में उनकी आलोचना वाले लेख छापती रही। 27 नवंबर को उसने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा में और एक लेख छापा, और उसने गोरखपुर की भी तारीफ की है, उनकी सड़कों की तारीफ की है, और योगी आदित्यनाथ को भविष्य का प्रधानमंत्री बता दिया। उसको लेकर गुजराती खेमे में बड़ी हलचल है, और ये जो प्रसार भारती के सीईओ हटाए गए या खबरें आई कि मोदी के मीडिया मैनेजर जो हिरेन जोशी हैं उनको हटा दिया गया, फिर बाद में वापस आ गए, ये कई कारण है। उसमें एक बड़ा प्रमुख कारण ये भी है कि आप क्या कर रहे थे कि ये आर्टिकल आ गया ग्लोबल मैगजीन में, तो अंदर बड़ी हलचल है और कंपटीशन है। अभी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, हम लोगों ने चर्चा भी किया, अचानक राजनाथ सिंह बड़े एक्टिव हो गए, और राजनाथ सिंह का करियर अगर आप देखिएगा तो वो आपदा में अवसर वाला ही है। वो मुख्यमंत्री कैसे बने थे उत्तर प्रदेश के जब वहाँ झगड़ा था, वो बीजेपी के अध्यक्ष बने जब आडवाणी जी चले गए जिन्ना की मज़ार पे, दूसरी बार वो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए जब मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, आडवाणी विरोध कर रहे थे तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आपदा में अवसर वाला उनका एक रिकॉर्ड है, और अचानक वो एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब है कि अंदर कोई आपदा की सुगबुगाहट है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव नहीं चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी हलचल है, जो अभी बहुत सी बातें छिपी हुई हैं, लेकिन हलचल है वहां। तो जो नरेंद्र मोदी की ग्रिप है वो कमजोर हो रही है कई मामलों पे। अभी पुतिन जब भारत आए थे तो वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट हो पाए, ना पुतिन के ना भारत सरकार के, जो चाहते थे। जी। तो ये इन सब के मद्देनजर मेरे ख्याल से राहुल गांधी एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन है इस वक्त विपक्ष में जो वहां तक देख पा रहे हैं। बहुत, जब आप सोचिए कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो बहुत सारे विपक्ष के लोग और बड़े सारे मीडिया के लोग कहते कि ये नॉन इशू है, और कांग्रेस पार्टी को अपने ग्राउंड बूथ लेवल पे मजबूती करनी चाहिए। बूथ लेवल पे क्या मजबूती करेंगे जब आपका वोट ही चोरी हो जा रहा है। आप 15 बीएलए रख लीजिए, आप 20 रख लीजिए एक बूथ पे। तो इसलिए आप देखिए कि वो ये रिजॉल्व बता रहा है कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी अब वोट चोरी के मामले पर सीरियस है और एक राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने देखिए कि आरएसएस तमाम सारे मुद्दे भी थोड़ा सा पीछे किए हैं, इसको प्रमुखता से लिया। वो मान रहे हैं कि ये अगर आपने इनको रोक दिया यहाँ पे वोट चोरी में, तो इनके पास अब विनेबिलिटी, जो चुनाव जीतने की जो एक ताकत होनी चाहिए, वो ताकत अब नहीं है। वो ताकत सिर्फ हिंदू मुसलमान में होती है। अभी 2024 में आप देखिए कि हिंदू मुसलमान का असली चेहरा तो उत्तर प्रदेश के चुनाव बता रहे थे लोकसभा के, आपकी सीटें आधी रह गई और अयोध्या हार गया। तो इसलिए ये नैरेटिव नहीं चल रहा। तो एकमात्र रास्ता बीजेपी में नहीं कहूंगा, मोदी अमित शाह के सामने है कि आप इलेक्शन को जीतो किसी भी तरीके से। और राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है कि जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते, मुद्दे घुमाते रहेंगे, मीडिया उनके हाथ में है। तो इसलिए ये बड़ा एक रिजॉल्व कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है। और जिस तरीके से पार्टिसिपेशन है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारी एक राय नहीं थी इसको लेकर, लेकिन आप देखिए कि पूरी पार्टी अब एक साथ है।
और एनडीए के दल एक साथ हैं। सब लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, सब भुक्तभोगी हैं इसके। जी, इसलिए इस मुद्दे को अब नई ताकत जो है वो मिलने जा रही है और ये परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए आप देखिए कि झुंझला जाते हैं अमित शाह। हम बड़े आराम से देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे आपसे, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, तो ना मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल रहा है, ना हम सर खुजा रहे हैं। तो ये जो झुंझलाहट है वो दिखाई दे रही है कि यार ये अगर हमारे पास नहीं मुद्दा रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी चुनाव जीतना। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ज़रा अब आना चाहता हूँ अंशु जी, कल की रैली और कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है कांग्रेस के लिहाज से और इस मुद्दे के लिहाज से, वोट चोर गद्दी छोड़ जो मुद्दा है उस लिहाज से? आपको पहले ये कह रही हूँ कि ये रैली बहुत बड़ी है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि देश की जनता के लिए और जागरूक नागरिकों के लिए भी, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी जो बात यहाँ पर हो रही थी कि मीडिया, जो गोदी मीडिया है सो कॉल्ड, वो राहुल गांधी की खबरों को नहीं दिखाता है, लेकिन मैं यही कि अब राहुल गांधी ही मजबूर कर देते हैं कि उन्हें वो खबरें दिखानी पड़ती है। ये सिलसिला हमने देखा कि बिहार चुनाव में जिस तरीके से वोटर अधिकार, वहां अगर वो कोई दूसरा प्रश्न कर रहे तो जो लोग थे बॉक्स पॉप जिसे कहा जाता, राहुल गांधी की यात्रा की बातें कर रहे थे। आवाज कट रही है, या जिस तरीके से आवाज कट रही है अंशु जी आवाज कट रही है आपकी, टूट रही है। आ रही है आवाज अब? हाँ, थोड़ा एक्चुअली शायद थोड़ा क्लियर, हाँ अब थोड़ा क्लियर है जी। ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी जो है अब उस मीडिया को भी मजबूर कर दे रहे हैं कि वो उनकी तस्वीरों को, उनके वक्तव्यों को दिखाएं। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वोट चोरी पर, तो हमने देखा कि मजबूर होकर मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसको भी दिखाना पड़ा। या जिस तरह से वो पार्लियामेंट में अमित शाह की बातों का जवाब देते हैं तो सब तरफ उसकी चर्चा होती है, तो वो उन्हें दिखाना ही पड़ता है। पहले हम देखते थे कि राहुल गांधी कभी हेडलाइन में नहीं होते थे, लेकिन बिहार चुनाव और उसके बाद और उसके कुछ समय से, और जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, तो उन्हें अपनी हेडलाइन में उनको लाना ही पड़ता है। और ये मजबूर किया है राहुल गांधी ने उनको, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि असली मुद्दे ये हैं और जनता इन मुद्दों के साथ रेजोनेट कर रही है, तो वो कैसे नहीं दिखाएंगे। इतनी बेशर्मी तो नहीं चलेगी। अब हम देखते हैं कि कई जो ऐसे गोदी मीडिया के एंकर हैं उनके भी सुर बदलने लगे हैं। अर्नब गोस्वामी को हमने कुछ समय पहले सुना था जब वो इंडिगो के बारे में इस तरह के सवाल कर रहे थे। तो मैं ये कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ी राहुल गांधी ने एक चेंज लाया है कि उन्होंने खुद मजबूर किया है गोदी मीडिया को कि अपने बयानों से कि वो देश के लिए बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं और जनता उनके साथ खड़ी हुई है। तो गोदी मीडिया अब उनका इतना ज्यादा बायकॉट करेगी तो वो पूरी तरीके से नंगी हो जाएगी, पूरी तरीके से जाहिर हो जाएगी। जाहिर तो है कि वो गोदी मीडिया है, लेकिन उनके पास कुछ पत्रकार होने का इतना अंश मात्र भी नहीं बचेगा। और सोशल मीडिया से तो हर एक के पास अब सब कुछ पहुंचता ही है। तो मैं कहूंगी कि कल की जो रैली होने वाली है ये कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक बड़ा मौका है, एक बड़ी चीज है, एक राष्ट्रीय पटल पर भी कांग्रेस को फिर से अपनी वापसी करने या उस तरीके की जगह बनाने के लिए भी ये एक बहुत बड़ी रैली साबित हो सकती है। क्योंकि केवल कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो राष्ट्रीय रूप में बीजेपी को चुनौती दे सकता है। क्योंकि अभी भी हम देखें तो लोकसभा में वो सबसे बड़ा घटक दल है, सबसे ज्यादा नंबर उसके पास ही है, 43% अगर हम कहा जाए विपक्ष का कांग्रेस के पास है। और राहुल गांधी लगातार जिस तरह से हमले कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार वो हमलावर बने हुए हैं और इनकी सभी बातों को जग जाहिर कर रहे हैं, और वो बिल्कुल घबराते नहीं है, कैसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जैसे उन्होंने डिबेट के लिए खुली चुनौती दी। तो उससे यही है कि वो एक अपने आप को विपक्ष के एक, जैसे कहा जाए, एक जाबाज नेता के तौर पर तैयार कर रहे हैं और हो चुके हैं। और जनता जानती है कि यही एक आदमी है जो डरता नहीं है किसी भी चीज से, और ये किसी भी हद तक जा सकता है। और यही कांग्रेस के लिए अब जरूरत होगी कि वो अपने पार्टी कार्यालयों से निकल के, अपने जो कहा जाए कन्वीनियंस और अपने कंफर्ट से निकल के अब सड़कों पर आए। कांग्रेस के लिए अब ये सड़कों की राजनीति करने का समय आ गया है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो थोड़ा सा आंदोलन भी करे, सड़कों पर नजर आए, हो सकता है पुलिस की लाठीचार्ज भी हो, चोटें भी खानी पड़े, ये उनको करना होगा।
हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कितने सालों तक सड़कों पे अपना आंदोलन करके अपनी वो सत्ता पाई थी। और उस समय बहुत लगता भी था ये क्या कर रही है, दीघा सड़कों पे आ जाती है इस तरह से, डंडे भी खाए, चोट भी खाए, चोटें भी, लेकिन उन्होंने उस संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। तो ये समझना होगा कि जनता तक वो फैक्ट्स भी लाने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन इन मुद्दों को सड़क पर लेकर आना अब ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस को ये चीज दिखानी है कि जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव हो रहा है, जनता उनके साथ जुड़ रही है और ये काफी जुड़ भी रही है, जो कि हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में देखा या फिर राहुल गांधी की स्मृति यात्राओं में देखा। पर अब ये लग रहा है कि जिस तरह से ये वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा बना है और लोग जो इसको स्वीकारने लगे हैं और जो सत्ता पक्ष है उनके पास कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं है, वो बता नहीं पा रहे कि उन्होंने चीफ जस्टिस को क्यों हटाया चुनाव आयोग की नियुक्ति के इस पूरे इस चीज से, क्यों उन्होंने इतनी बड़ी इम्यूनिटी दी, वो इसको तर्क सहित नहीं समझा पा रहे हैं। वो बस यही कहते हैं कि जब कांग्रेस चुनाव आयोग था वो ऐसे संचालित होता था, नेहरू के समय में ऐसे होता था, इंदिरा के समय में ऐसे होता था, अजीत जी के समय में ऐसे होता था, वो यही सब जवाब दे रहे। लेकिन लोग इन बातों को समझ रहे हैं कि इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है और जब राहुल गांधी डिबेट के लिए कहते हैं तो वो क्यों नहीं उसको स्वीकार कर लेते हैं। और तब वो कहा जाए जिस तरह से एक बिहार में एक शब्द है गलत हितरई, केवल गलत हितरई यहाँ पर ज्यादा की जा रही है और अपने भक्तों को खुश करने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे सर पंकज जी कह रहे थे कि साजिश हो सकती है कि कार्यकर्ताओं को या बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए कई चीजें हों, पर मुझे लगता है अब ये बहुत ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि इतना एक्सपोज हो चुके हैं, लोग भी इनको समझ रही है कि हर चीज को लेकर विपक्ष के लिए एक रुकावट खड़ी करते हैं। पहले तो केवल बात करते थे कि कांग्रेस विहीन इनको बनाना है देश को, अब तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो विपक्ष की विहीन बनाना चाहते हैं पूरे देश को और सत्ता पूरा हथियार आना चाहते हैं, बिल्कुल वन पार्टी वन नेशन कर देना चाहते हैं और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। लोग ये इस बात को अब समझने लगे हैं। तो अब इतने इस तरीके से इतनी बेशर्मी की हद पर उतर के भी ये करना इनके लिए मुझे लगता है कि उस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि ये रैली करने की अनुमति मिली रामलीला मैदान में, दिल्ली के